नमस्कार, मैं रीना झा शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एसटीएम के एक बहुत ही बेहतरीन शो जिसका नाम है देश के सितारे। देश के सितारे जैसा कि नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि हम हर बार यहाँ एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होते हैं जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ दिखावा किए इस देश के लिए अपना काम, देश की सेवा किए जा रहे हैं और देश को प्रगति पथ पर लिए जा रहे हैं। इस शो को लाइव करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम उनका सम्मान करें और उनसे कुछ सीखें कि हमें भी अपने देश के लिए आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसा कि नाम है देश के सितारे, वैसे तो बस देश के सितारे नाम है, लेकिन ये एक ऐसे सूरज को बुलाता है, एक ऐसे सूरज को बुलाता है जो वहां तक अपनी प्रकाश पहुंचाता है, वहां तक अपने प्रकाश को ले जाता है जहां पे दीपक भी अपने प्रकाश को ले जाने से कतराता है। तो इसी क्रम में आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से रूबरू होंगे जिनका नाम है अनुराग गोयल। जैसा कि उनका नाम है अनुराग, वो प्रेम के प्रतीक ही हैं। प्रेम और सौहार्द से सबको वो अपना बना लिया करते हैं। अब उनको उनके बारे में ज्यादा क्या कहूं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं जिससे मैं उनको डिस्क्राइब करूंगी। उन्हीं की पंक्तियां आपको सुनाने जा रही हूं। देखिए विडंबना मेरी, जो जिंदगी चली मेरी, किसी का ना परोपकार है, ना कोई प्रतिकार है। मैं जो हूं खड़ा अकेला हूं, न साथ कोई परिवार है। भाई भी मेरे बड़े सही, पर ऐसे बड़ों पर धिक्कार है, जो लूटने को छत मेरी, इज्जत मेरी, हर पल खड़े तैयार हैं। मैं जो खड़ा अकेला हूं, न साथ कोई परिवार है। जो है या खून खौलता, क्या है गलत या फिर सही ये बात है। न हक मिला तो छीन कर, चला कृष्ण तेरा यह अनुराग है। न हक मिला तो छीन कर, चला कृष्ण तेरा यह अनुराग है चला यह सिलसिला, यहां खड़ा है शंभु का, किसी का ना परोपकार है, ना कोई प्रतिकार है। मैं जो हूं खड़ा अकेला था, पर अब साथ ये शंभु का परिवार है, पर साथ ये शंभु का परिवार है। तो ये लाइन को खत्म करते ही मैं अनुराग सर का स्वागत करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी उन्हीं की जुबानी कि अनुराग गोयल आखिर है क्या। तो आइए हम उनको बुलाते हैं और जानते हैं अनुराग गोयल को उन्हीं की जुबानी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो देश के सितारे में। आपके देश के सितारे में आपने बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद जो आप इस समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर मैं सबसे पहले सर, जैसे आपके संस्कार हैं सर, मेरे को ना सबसे पहला आपसे यही जानना है कि आखिर ये संस्कार कहाँ से, किस परिवेश से आया और मतलब आपने अपनी शुरुआत कैसे की, आपके जन्म, आपका परिवेश, जन्म स्थान, ये सारा मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। आपकी वॉइस बहुत इको है। रिपीट करेंगे क्वेश्चन प्लीज। सर मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आपके संस्कार हैं, आपको देख के मतलब मैंने कुछ जैसे पढ़ा है आपके बारे में, जैसे आपके बारे में मैंने सुना है, आपके संस्कार मुझे बहुत उच्च लगते हैं। तो ये हमारा जो होता है वो बचपन से आता है, जो हमें माँ बाप देते हैं, जो हमारे संस्कार, हम जिस परिवेश में पले बढ़े होते हैं। तो मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये संस्कार जो माँ बाप देते हैं वो कहाँ से आया। आपने जन्म, आपके जन्म स्थान, आपके प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की, मैं अगर आप दर्शकों को बताना चाहें तो।
मेरा मानना बेसिकली ये है कि जो भी संस्कार की अगर आप बात करते हैं, तो संस्कार तो माँ-बाप से आते हैं, समाज से भी आते हैं, प्लस संस्कार तो हमारे अपने खुद के भी होते हैं। हम जो भी चीज़ सराउंडिंग से देखते हैं, हम उसे अडॉप्ट कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हर एक चीज़ के पीछे एक कुरीति भी होती है और रीति भी होती है। तो हम पॉज़िटिविटी देखते हैं कि नेगेटिविटी इफ़ेक्ट देखते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। टीचर ने बच्चे को मारा, तो ये बच्चे के लिए बहुत दिक्कत है कि टीचर ने मारा। कुछ माँ-बाप जाके शिकायत करते हैं कि आपने कैसे मार लिया? और कुछ बच्चे जब मार पड़ती है तो माँ-बाप खुश होते हैं कि भई मारा है तो यही बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। तो ये तो अपने-अपने प्रारब्ध हो जाते हैं। जी सर, मैं इसी क्रम को आपको आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपका जन्म स्थान के बारे में कुछ बताएँ, अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बताएँ, उस जगह के बारे में कुछ बताएँ जहाँ आप पले-बढ़े, तो वह हमारे दर्शक वो जानना चाहेंगे कि अनुराग गोयल आखिर अनुराग गोयल कैसे बना? मैं लखनऊ का बॉर्न अप हूँ और हमारे एंसेस्टर जयपुर के हैं और हम लखनऊ से पले-बड़े हैं। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हमने अपनी पढ़ाई हासिल की है और मतलब ये मुझे गर्व होता है कि मैं सीएमएस का पढ़ा हुआ हूँ और मैं यही लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको डर निकालना है अपने में से और हर तरीके की पढ़ाई को आगे लेके जाना है, सिर्फ़ नंबर्स लाना पढ़ाई नहीं होता है, तो भी आप एक बहुत ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। ज़िंदगी में सफल बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉपर ही बनना है। ये मेरी अपनी समझ है। जी। सर आपका जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा है सर, तो आपका आखिर समाज सेवा या मानव सेवा के प्रति झुकाव कैसे हुआ? आखिर ये कौन-सा टर्निंग पॉइंट था आपका, जो आप इतनी कम एज में इतना बड़ा शंभू का वो चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं, तो आपका यहाँ झुकाव कैसे हुआ? यहाँ पे मानव सेवा या फिर ये का? ओके, मतलब इसके पीछे भी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इंसान जो भी कुछ करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ समाज या परिवार या हमारी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जिस वजह से हम नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। तो मेरे आगे भी कुछ ऐसी बहुत परिस्थितियाँ आई थी, सब कुछ हुआ और मैंने जब देखा कि जब मैं परेशान था, तो मेरे आस-पास कोई नहीं था। ना परिवार, ना भाई-बंधु, ना कुटुंब कबीले। तो उस समय समझ में आया कि अगर आज हमारे साथ कोई नहीं है और भगवान हमारे साथ है, तो हम आ पा रहे हैं। तो अगर हम ज़िंदगी को जीना है और मर सभी जाएँगे, पैसा कोई ऊपर नहीं ले जा पाएगा, यही सच्चाई है। तो अगर हम किसी बेसहारे का सहारा बन जाएँगे, तो जो दुआ मिलती है, वो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। अभी 1.5 साल कोरोना फैला, लोगों के पास पैसे धरे रह गए। लोग परेशान रह गए और अपने सामने अपनों को खोते हुए देख लिया, उस पैसे का क्या रहा? लेकिन मेरे पास एनजीओज़ के बाद भी आज की तारीख के अंदर 1.5 साल के बाद जब एनजीओ में मेरे पास इतने-इतने केसेज़ देखे हैं कि हस्बैंड की डेथ हो गई और आज हस्बैंड के जो भाई हैं, वो उनकी वाइफ़ से उनका हक मार रहे हैं। मतलब अभी भी उनको शर्म नहीं आ रही है। तो ये भी एक हमारे समाज की कुरीति है बहुत बड़ी। जी सर, मैं यही पूछना जैसे विचार हैं अनुराग सर के, मैं दर्शकों से ये एक बार आग्रह करना चाहूँगी, छोटा-सा आग्रह है कि इस लाइव सेशन को शेयर ज़रूर करें और अपने विचार जो सर दे रहे हैं, उससे हम शायद कुछ सीख सकें। हमें भी समाज के एक ही किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले, तो हम ज़रूर करें। तो प्लीज़ मैं दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगी कि ये हमारा जो लाइव है उसको शेयर करें और अनुराग सर के विचार जो इतने अच्छे विचार हैं उसको हम दूसरे भी सुन सकें तो दर्शकों से ये आग्रह है सर तो हमारा मैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने जाऊंगी कि शंभुका का नाम शंभुका कैसे पड़ा सर शंभुका का नाम शंभुका कैसे पड़ा? शंभुका बेसिकली नाम नहीं है और आज मेरे लिए सब कुछ है। शंभुका जो नाम है, ये मेरे 8th ग्रैंडफ़ादर का नाम है। और हमने हरिद्वार जाके और पूरा अपनी जो हमारी जन्म की होती है, हमारे जो पूरी वंशावली है,
वो हम ढूंढ के लेके आते हैं और उससे मुझे पता लगता है कि मेरे 8th ग्रैंडफादर का नाम शंभुका है और मैं 11th ग्रैंडफादर तक के नाम लिख के लेके आता हूँ। मेरे आपसे शायद इंटरव्यू के पहले ही मैंने का बताया था, मैंने हर जगह भी बोला है लोगों को, लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, 7 वचनों की बात करते हैं, 7 फेरों की बात करते हैं। कोई 8वें नंबर की बात नहीं करता है। 7 समुंदर पार, हर जगह 7 होते हैं। मुझे इसका आंसर नहीं जानना, व्हाई 7? बट मेरे मन में ख्याल आया, व्हेन आई विल डाई, मेरे 7th ग्रैंडफादर को मेरे बेटा भूल जाएगा क्योंकि उसके लिए वो 8th हो जाएंगे। सो ऐसी कुरीति है, मैं इसे कुरीति अपने लिए कहूंगा, समाज के लिए मैं इसको कुरीति शब्द नहीं दूंगा। मेकिंग इट वेरी क्लियर, क्योंकि मैं डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरा मानना ये कि एक सिस्टम है 7 पीढ़ी, तो मैं अपने 8th ग्रैंडफादर के लिए, उनके नाम के लिए, उसके मैंने एक संस्था का नाम किया शंभुका फाउंडेशन, और मैं इसमें कोई भी जो भी काम होता है वो समाज हित के लिए कार्य होता है। लोग अपने आप इसमें सपोर्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सर बहुत बहुत अच्छा सर, आपसे बात करते हुए तो मतलब हर एक लाइन से ही इंसान कुछ ना कुछ सीखना पा रहा है। सर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि सीबीआई ने अपने पंजीकृत एनजीओ की जो लिस्ट बनाई है उसमें 31 लाख हमारे देश में एनजीओ पंजीकृत हैं। 31 लाख, जो प्रत्येक 400 जो लोग हैं उस पे एक एनजीओ पड़ता है। आज के डेट में हमारे देश में 31 लाख एनजीओ पंजीकृत हैं, गैर सरकारी पता नहीं सर, तो पंजीकृत 31 लाख हैं। तो संभुका इन सब से अलग क्यों, कैसे है? हम संभुका को इन सब से अलग कैसे देखें? ओके, मैं अपने आप को 31 लाख की श्रेणी में ही नहीं मानता हूँ, सर्वप्रथम ये बात है। और मैं ये एक बात करता हूँ कि मैं माने कुछ नहीं हूँ, आई बिलीव आई एम नथिंग। और मैं यहाँ पे किसी से ये नहीं कहता हूँ कि लोग हमसे जुड़ना है तो 100 रुपए दो या 10 रुपए दो। आई बिलीव एंड आई से कि आपको अगर शंभुका से जुड़ना है तो अभी हमारा एक टोल फ्री नंबर भी रिलीज हो रहा है, मैं नंबर आपके माध्यम से रिवील कर दे रहा हूँ, 8080809449। बस आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल देंगे एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ शंभुका फाउंडेशन। और इसमें कोई डोनेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और आप अपने घर पे अपने आप एक स्टाफ की भी सेवा कर लोगे, उसकी कोरोना में सैलरी नहीं रोकोगे, आप अपने घर में मेहरी आती है उसकी मदद कर दोगे, तो शायद आप एक शंभुका का सदस्य हो गए हो। तो अगर बेस है हमारा काम की वी गिव टू गिव एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, तो अगर हम खुशियां बांटने का काम करेंगे तो हमारे हिसाब से हर एक शख्स, जो आप बात कर रहे हो, तो हम लोग खुद एक शख्स हैं जो हम एक संस्था चला रहे हैं। आज की तारीख में 31 लाख है, आप देखते जाएगा एक समय में 135 करोड़ भी हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और ये लाइन शायद आपने बिल्कुल पकड़ के रख रखी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और सर मैं बस एक ये चीज पूछना चाहती हूँ कि आपकी नजर में मानव सेवा है क्या सर? मानव सेवा सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे के लिए सेवा करे और उसमें अपना हित ना देखे, वो सबसे बड़ी मानव सेवा है। लेकिन मानव सेवा सबसे पहले ये भी है कि पहले परिवार भी देखो, ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ के मानव सेवा देखो। और जो मानव सेवा जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि सर हमको सैलरी क्या मिल सकती है, भाई एनजीओ है तो इसमें हम ही को सैलरी नहीं मिली, हम तुमको सैलरी कहां से दे सकते हैं। बेसिक जो रोल है एनजीओ का वो ये होता है कि यू शुड बी अ वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब कि आप समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको भूल चुके हैं। आज आप कार्य कर रहे हो तो आपका जो देश के सितारे मतलब बनी है एक ब्रांड कंपनी है, इसमें कोई शिवम जी आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो आज आप अपना समय निकाल रहे हो, तो ये एक बेसिकली आप भी एक समाज सेवा कर रहे हो, आप भी एक मानव सेवा कर रहे हो। अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो तो ताकि ये मेन आपका कॉन्सेप्ट है, लोग इंस्पायर हो सके आपसे, तो आप खुद एक बहुत बड़े समाज सेवा हो। तो इसके अंदर पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाता है वहां सेवा समाप्त हो जाती है, वहां व्यापार शुरू हो जाता है। समाज सेवा का मतलब समाज सेवा होनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। एक लाइन हम लोग को लिखी थी, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए।
कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसले बनाए रखिए। क्या बात है सर, क्या बात। बहुत खूब सर। धन्यवाद। सर सर, शंभुका फाउंडेशन आखिर करता क्या-क्या है? दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि इसमें इसके लिए आखिर तो लोग है मुझसे क्या-क्या? डेफिनेटली हम लोगों ने भी एक बुक भी लिखी है। उस बुक के अंदर हमने सब कुछ लिखा है कि हम लोग व्हाट वी डू, और हम लोग मल्टी चीजों पे काम कर रहे हैं। जैसे आपका अपना शो चल रहा है, ऐसे हमारा अपनी एक शो चलता है वुमनिया के नाम से, इम्पेल के नाम से। हम लोग ये शोज भी करते हैं। हम लोग इसको ऑफलाइन मोड पे करते हैं, ऑनलाइन की जगह पे नहीं करते हैं। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं, करते हैं। महिला सशक्तिकरण की जरूरत नहीं, महिला खुद एक शक्ति का रूप है। हम लोग जो है वृद्धाश्रमों पे जो वृद्ध हैं उनको उनके घर वापस पहुंचाने पे कार्य करते हैं। फूड ड्राइव कर जाते हैं, क्लोथ ड्राइव, दिवाली पे नए कपड़े बांटना, होली पे नए कपड़े बांटना, गुलाल बांटना, खुशियां बांटना। तो हम बस ये कह सकते हैं हम कुछ भी नहीं करते हैं, और कहने का मतलब सिर्फ खुशियां बांटने का काम करते हैं। सर ये खुशी बाँटना भी मुझे लगता है कि आपको दुनिया भर की जितनी भी दुआएँ हैं ये खुशी बाँटने से ही मिलती है, और ये मैंने सिर्फ इसी पे 2 दुआएं लाइन लिखा भी था मिलती है। कि ज़िंदगी क्या है चंद साँसों का सफ़र ही तो है। ज़िंदगी क्या है चंद साँसों का सफ़र ही तो है। ज़िंदगी क्या है चंद साँसों का सफ़र ही तो है। सफर ही तो है। ये दुआओं का एक असर ही तो है। ये दुआओं का एक असर ही तो है। तो ज़िंदगी जो है सर वो सिर्फ़ दुआओं का असर है। आप जो लेके लेके आते हो दुआएँ उसी का उसी के बदले में आप भी खुशी पाते हो। जो मुझे एकदम सही मेरा बात है। मेरा भी बिलीव है। तो सर मैं आपको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक ये चीज़ पूछना चाहूँगी सर कि हर कोई शुरुआत अकेला करता है सर। हम्म। हर कोई शुरुआत अकेला करता है। तो आपने जब शुरुआत की थी तो आपके साथ कहते हैं लोग कि कारवां चलता गया, तो आप अकेले ही थे। तो अकेले चले शुरुआत करने कारवां का चलता चला गया। हाँ, तो सर वो अकेले आपने मतलब वो सोचा कहाँ से? वो सोच कहाँ से आई आपके पास कि मतलब मुझे ये करना है? जब पाने की चाह हो तो मेरे ख्याल से सोचना ही नहीं पड़ता, और जो सोचते ज्यादा है वो कुछ कर नहीं पाते, मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात है, जब इंसान सफल होने लगता है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं। और मैं आपके आगे आज इस मंच के ऊपर एक संकल्प लूंगा, आने वाले 2022 के लास्ट तक हम असफल लोगों के बारे में इंटरव्यू लेंगे। सफल लोगों का इंटरव्यू तो हर कोई लेता है, असफल लोगों का इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी है। जो सीए के जैसे एग्जाम 4 बार 5 बार करते हैं और फेल होते जाते हैं, लेकिन फिर भी सीए पे फोकस करते हैं। अगर उनको एक हम सफल व्यक्ति कोई उनको काउंसलिंग कर दे और उनको एक राह दिखा दे, तो अगर वो सफल हो जाएंगे तो शायद यही सफलता की पहचान होगी। खुद सफल बनना बड़ा काम नहीं है, अपने साथ और लोगों को जो सफल बना देता है वही शंभू का फाउंडेशन। अभी हमारे बीच में ऋचा जी हैं। ऋचा जी ने पूरी कविता लिखी है शंभू के बारे में, हम लोग उसको जरूर बताएंगे। हम रोशनी है शंभू का फाउंडेशन की, चले हैं प्यार का दीपक जलाने। हम रोशनी है शंभू का फाउंडेशन की, चली है धरा से अंधियारा मिटाने। दिल में हमने ठान लिया है, जीवन को पहचान लिया है, मानवता की सर्वोपरि रख, समाज सेवा को धर्म मान लिया। हम रोशनी है शंभू का फाउंडेशन की, चले हैं धरा से अंधियारा मिटाने। हर बच्चे के हाथ में बस्ता, बिकॉज हमारे एक इवेंट चलता है मिशन पढ़ाई, और उसमें हम लोग हर बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, स्लम स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं। हमारे अपने खुद के स्लम स्कूल हैं। यही है उत्थान का रास्ता, हम गरीब के हाथ में रोटी, जीवन हो फूलों का गुलदस्ता। वी डू फूड ड्राइव। हम रोशनी है शंभू का फाउंडेशन की, चले हैं धरा से अंधियारा मिटाने। अनाथों को भी घर मिलेगा, बुजुर्गों को परिवार मिलेगा। हम लोग मैनी वृद्धाश्रमों के अंदर वोट कर बांटना, और हम लोग चाट पार्टी, चाइनीज पार्टी, ये सब बहुत करें। भारत के हर कोने शंभू का फाउंडेशन अंकुरित होगा, एंड टुडे वी आर रनिंग इनटू 56 सिटीज। संगठन सहयोग सफलता, यही हमारी पहचान है। दिल में है अनुराग हमारे, यही शंभू का की शान। ऋचा जी ने लिखा था और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।
बहुत खूब सर, बहुत खूब। नारी उत्थान के बारे में भी आपके शंभुका में सर मैंने जितना पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा नारी उत्थान का दे रखा है। तो सर आपके हिसाब से जो आजकल नारी का की स्थिति है और नारी का हम किस हिसाब से उसका उत्थान कर सकते हैं? क्या-क्या रास्ते हैं? आप इस बारे में क्या सोच सकते हैं? थोड़ा-सा अपना राय बताएँगे सर? मेरे हिसाब से नारी को उत्थान की ज़रूरत ही नहीं है। नारी है तो पुरुष है। हम लोग ये भूल जाते हैं बस। और नारी नहीं होगी तो पुरुष कहाँ से होगा? मैं आपको आपके मंच पे अगर आप 2 मिनट दें, मैं आपको एक कविता साझा करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कहने वाली भी थी सर ये कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं और सबसे नहीं, अच्छी हम बात है नहीं लिखते हैं, कि ये हमारे हमारी सर पूरी टीम सुनाते भी लिखती है। हैं। हाँ, जो भी है, बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं तो अभी मैं कहने वाली आपको थी सर कि मैं आपसे एक सुनूँगी कविता कुछ। सुनाता हूँ नारी के ऊपर। जी, जी। ये अनन्या राय पराशर ने लिखी है, ये हमारी एडिटोरियल हेड है शंभुका फाउंडेशन की। देख यथार्थ करु पुरुषार्थ, नारी तू ब्रह्मांड बना। देकर ज्ञान गीता का फिर तू एक अर्जुन सा पार्थ बना। ना लाज शर्म ना आडंबर, उठकर तू धर्म विज्ञान बना। डट कर एक ज्वाला से फिर हिम पर्वत पे स्थान बना। आन बना बान बना, मुख पे ओज शान बना। देकर स्वयं को सम्मान तू खुद की अब पहचान बन। देख यथार्थ करो पुरुषार्थ, नारी तू ब्रह्मांड हो। धर्म सम्मान स्त्री का मान, पुरुष कर्म प्रधान कर। ज्ञान की आभा से ज्योतित सरल सत्य विधान कर। धर धीरज सीता सा तू एक सृजन फिर तैयार कर। बचाने लाज द्रौपदी के फिर कृष्ण का सृष्टि में अवतार कर। देख यथार्थ करो पुरुषार्थ, नारी तू ब्रह्मांड बना। काल कृपाल अति शोभित भाल, कंचन कुंजन विनोद हो तुम। कभी मात जगत की तो कभी पत्नी रूप प्रमोद हो तुम। रणचंडी सी छवि धर के भी चंचल शिशु सी अबोध हो तुम। एक अवरोध निरोध सा बड़ा विनम्र अनुरोध हो तुम। देख यथार्थ करो पुरुषार्थ, नारी तू ब्रह्मांड बना। भर प्रकाश नव नूतन में जीवन तेरा श्रृंगार कर। वाणी सरस श्याम लला सी तेरी भीषण तेरा प्रतिकार कर। प्रतिशोध शक्ति से अपनी ले चैतन्य मन अब संबित कर। भूल कर ममता तेरी ओ नारी, पापियों को रक्त से लंबित कर। देख यथार्थ कर पुरुषार्थ, नारी तू ब्रह्मांड बना। लक्ष्मी दुर्गा काली हो, हे भद्राणी हे रुद्राणी तुम। हो कण कण में अंबा, माँ कमलानी माँ भद्राणी तुम। सत की सत्ता रखती हो, जग की रानी कृपलानी तुम। धर्म बचाया युग युग में, रानी तुम महारानी तुम। अनुशासित और संभाषित ब्रह्मा से तुम परिभाषित हो। तड़ित छवि नीलांबर की सी सिंहासन पे तुम आसित हो समता की मूरत तुम। हो समता की मूरत तुम, फिर क्यों शीश झुकाती हो समता की मूरत तुम, फिर क्यों शीश झुकाती हो। जग को जनने वाली जगदम्बा, क्यों इतना गंभीर दुख पाती हो। क्या बात है सर! बहुत खूब सर, बहुत खूब। सही कहा आपने सर। नारी ब्रह्माणी है, लेकिन आज हमारे देश का सच भी यही है कि उसके साथ शोषण भी बहुत होता है सर। इसमें कोई शक नहीं है और जहाँ जहाँ तक नारी के सेफ्टी की बात है सर, आपको भी पता है कि नारी के साथ गलत होता है आज भी। कलयुग में भी होता था, त्रेता में भी होता था सर और आज भी होता है। उसका शोषण किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं होता है। तो मैं इसी बात को आपको काटना चाहूंगा और मेरा ये मानना है, शोषण चाहे पुरुष का हो चाहे महिला का हो, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तब तक शोषण नहीं हो सकता। आज मैं भी एक संस्था चला रहा हूँ, हम भी फील्ड में रहते हैं, हमने बहुत दुनिया देख रहे हैं और हमारे पास भी बहुत चीजें होती हैं, देखते हैं, लोग समझते हैं। आज की बात मैं आपको बताऊं, आज हम एक कोर्ट में बैठे थे, फैमिली कोर्ट में थे। 21 साल से एक महिला अपने पति से दुर्व्यवहार में परेशान है, फोटोज दिखा रही है
और कह रही है मेरा केस करा दीजिए। हमारी एडवोकेट वहीं बैठी हुई थी और हम लोग महिलाओं यहाँ पे काम करते हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि आप कि क्या चाहती हैं, आप डाइवोर्स ले लीजिए, अलग हो जाइए। जब आपको लगता है आपका पति के साथ किसी और के साथ अफेयर है, मारता है पीटता है सब कुछ। तो उस महिला के शब्द थे, मेरे को पैसा बाद में कौन देगा, मैं कमा नहीं सकती, मैं अपनी जॉब नहीं कर पाऊंगी, कम से कम यहाँ रह के मेरा पति मुझे मारता है लेकिन 2 लाख रुपए महीना देता है। तो हमने कहा अब तुम चाहते क्या हो, डाइवोर्स लेना चाहते हो, क्या चाहते हो? नहीं, हम ये चाहते हैं अगर उसके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, मार तो ले लेकिन 2 लाख से कम पैसा तो बढ़ा दे। तो ये आप महिला को आप इसे क्या जवाब देंगी बताइए? सर ये इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं जो हमारे देश में ये है कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो है वो आत्म मतलब वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, तो तो उनको यही तो माननीय इनसिक्योरिटी है। मोदी जी कह रहे हैं, माननीय मोदी जी एक ही चीज कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। अगर आज की तारीख में बच्चे पढ़ेंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वही देश का भविष्य है। मैं आपको इसी बात पे अमिताभ बच्चन की एक लाइन में बताता हूँ, जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है, जन्म से किसी का सरवंश कई छाव है, झूठ के रथ पे सवार दुखों का गांव है, किसी के पास है चाल कपट, किसी के रूप का वरदान है, ये सोच कर मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है, बज रहा मृदंग है ये कहता अंग अंग है, कि प्राण अभी शेष है मान अभी शेष है, उठा ले ज्ञान का धनुष, देखिए उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मत मंग मात भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल का कपाल भी लिख दे तू ये गुलाल से, कि रोक सकता है कोई तो रोक कर दिखा तुझे, हक चिंता आया है जो अब छीन के बता तुझे, ज्ञान के मंच पे सब एक समान होगा, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है, तो आज ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले, कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। बहुत खूब सर, सही कहा आपने। सर आपने कही अशिक्षा की बात, ज्ञान काम आता है, सही कहा सर आपने। फिर यहाँ पे भी एक इनसिक्योरिटी हमारे पेरेंट्स को, जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि शारीरिक शोषण भी इस देश में है, तो आप महिलाओं के शारीरिक शोषण पे क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे मेरे ख्याल से मेरा टिप्पणी देना उचित नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि देखिए सबके अपने व्यूज अलग हो जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मतलब अगर महिला नहीं चाहेगी तो शोषण नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहाँ पे भी गलत हो जाऊंगा, क्योंकि रेप कैसे हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं रेप बड़ी महिला का होता है, तो आप मुझसे ये सवाल कहेंगी कि न्यू बॉर्न बेबी का रेप कैसे हो जाता है। तो मैं तो बस सरकार को एक मैसेज देना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से, अगर कोई भी पुरुष किसी पीड़ा किसी एक महिला का रेप करे, तो उस महिला को हक दे देना चाहिए उस पुरुष की हत्या करने का। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा सर। मेरे को सच कहूं तो मेरा भी सोच ऐसा ही कुछ है सर, ऐसे ही बिल्कुल मिलता हुआ सोच है। सरकार फैसला, जब रेप हुआ तब सरकार से पूछ के तो ना हुआ, सजा जेल के अंदर पाने से सरकार को कुछ नहीं होता है। मैं बस इस चीज के हूं कि अगर सरकार कुछ ऐसा करे, भरे चौराहे पे उसको मारा जाए, भरे चौराहे पे फांसी दी जाए, उसको कोई कंठ से कंठ इतना ज्यादा उसके पास उसके प्रेशर किया जाए। आज हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि हम क्रिमिनलों के ऊपर बुलडोजर बाबा बन गए हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। तो हम मानना चाहते हैं, एक बार हम उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कृपया करके ऐसे जो रेपिस्ट हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर जरूर चला दे, बीच चौराहे के ऊपर चलाएं। तो आज जो जो महिलाएं हैं, जो हमारी आधी जनसंख्या है, वो देख लेंगे मोदी जी भी कि किस तरफा एक तरफ चाहे वोटिंग हो और सरकार ये कहीं हिलने वाली नहीं होगी।
लेकिन बस यही है कि हम कल भी एक इंटरव्यू में थे, लोग कहते हैं कि पब्लिक नूडल मांगती है, हर चीज 2 मिनट में हो जाए। तो अब है, समय लगेगा, धीरे धीरे सरकार इस पे भी आएगी और शायद जल्दी ही कुछ ऐसा भी कोर कदम रेपिस्ट के खिलाफ भी जरूर होगा। सर, तो शंभुका फाउंडेशन क्या इस चीज के लिए काम नहीं कर सकती? अब मैं आपको क्या आवाज तो बताऊं कि शंभुका फाउंडेशन शायद, और मैं मंच के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, हम लोग कहीं ना कहीं इस पे जरूर काम कर रहे हैं। और अगर आपका और हम लोग का सहयोग रहेगा तो 2023 के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी जंग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो मिस्ड कॉल नंबर निकाला है, इसका हमारा टारगेट यही है कि हमें 2022 में 12 महीने में 51 लाख लोगों की संगठन बनानी है। लोग मिस्ड कॉल देंगे और ये संगठन तैयार हो जाएगी, और हम लोग 100 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रहे हैं। उस राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के पास एक पावर होगी, और वो लोग फिर पूरे हम लोग इस जो हम लोग की संस्था है, हम लोग के कोई डिसीजन लेंगे और हम लोग आगे क्या कर सकते हैं बात करेंगे। तो जब हम कोई आवाज और हम लोग कोई आंदोलन की बात ही नहीं कर रहे हैं, जब हम सरकार के पास जाएंगे और उनको महिलाओं का ये दर्द बताएंगे, तो मुझे लगता है जब एक संगठन में 51 लाख लोग होंगे तो सरकार भी जरूर झुकेगी और मानेगी भी, कुछ तो संशोधन करेगा। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी इतनी खुल के इस पे विचार रखे, और सच में मुझे अच्छा लगा, और दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो दर्शकों से एक बार अनुरोध जरूर करेंगे कि इस लाइव को जरूर शेयर करें, ताकि अनुराग सर के विचार, जो इतने प्रखर विचार हैं, वो आप तक पहुंचे और बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। एक बार इस लाइव को शेयर जरूर करें। और सर ने जो नंबर दिया है, तो उस नंबर पे भी एक बार जाके मिस कॉल मार के देखें और सदस्य बने शंभुका फाउंडेशन का, ताकि जो सर का लक्ष्य है 51 लाख का, वहां पे हम भी जुड़ सकें और फिर हम एक आवाज बन सके, ताकि हम अपने जो दर्द है और लोगों के जो दर्द है, उस आवाज को वहां तक पहुंचा सके जहां तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए। तो सर, मेरे को अब अगला जो था, मैं ये पूछना चाहूंगी सर, आज के टाइम में जैसे आप कह रहे हो कि वृद्धा आश्रम में भी आप लोग ब्लैंकेट भिजवाते हो, उनका चाइनीज पार्टी वगैरह करते हो। तो सर, आज के जो टाइम है, उसमें वृद्धों के ऐसे हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर ये हालात ऐसे हो क्यों रहे? भारत जैसे संस्कारी देश, जो अपने संस्कार के लिए ही जाना जाता है, तो आखिर ऐसा क्या है जो आजकल इतने वृद्धाश्रम में वृद्ध जा रहे हैं? ओके, तो मैं आपको, अगर इसकी बात आप करते हो तो मैं आपको एक मेरा देखिए इसमें भी व्यू बड़ा अलग है, तो शायद इसीलिए शंभू का कुछ अलग है। मेरा मानना ये कि अगर वृद्धाश्रम गलत है तो क्या अनाथालय सही है? और अगर अनाथालय सही है तो वृद्धाश्रम भी सही है। जो कर्म है, जो कर्म का खेल है, और अगर हम इस बात को मानते हैं कि ऊपर वाला निर्णय सही लेगा, इस जन्म में नहीं लेगा तो अगले जन्म में लेगा, तो शायद ये कुदरत की देन है जो उसने वृद्धाश्रम खुला रखे हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता सकता हूँ। वृद्धाश्रम हम लोग गए थे और मेरे साथ कुछ टीम के सभी लोग थे। तो द वे एक वृद्ध, एक एजेड इंसान था, उसने जिस तरीके से वो एक महिला की तरफ नजर देखी, आई वॉज रियली शॉक्ड आउट। वो महिला तक संकोच में पड़ गई थी। तो बाद में पता किया, पता लगा कि हमने इंटरनल समझा क्यों, आखिर ये क्यों वृद्ध आश्रम में रह रहा है, मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूंगा। और तो पता लगा उसने अपनी बहू पे गलत नजर रखता था, इसलिए उसकी वाइफ ने उसको वृद्धाश्रम में छोड़ रखा। तो आप इसके बारे में कभी टिप्पणी हम नहीं कर सकते। अगर एक वृद्धाश्रम में 100 लोग हैं तो 100 की अपनी अलग कहानियां होंगी। तो जब कहानियां इतनी है, हिंदुस्तान में जनसंख्या इतनी है, हम आप क्या कर सकते हैं और क्या सोच सकते हैं? तो सर, वृद्धाश्रम को सही तो नहीं ठहरा सकते ना सर? तो सर, वृद्धाश्रम को सही तो नहीं ठहरा सकते ना सर? आप अपनी जगह सही है, सही और गलत की तो कोई बात ही नहीं होती है ना। सर,
मैं ये कह रही हूँ ना कि मतलब उसका जो कारण है, ये कारण क्या है? इसमें ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा इस बेस पे क्यों हो रहा है? क्या सोच है? आज के युवाओं का क्या सोच है? आपको लगता है ये सिर्फ युवाओं की गलती है? क्या आपको ऐसा लगता है ये सिर्फ युवाओं की गलती है? आज की तारीख में मैं 30 का हूँ, ठीक? तो मेरे पेरेंट होंगे लगभग 55 के। तो जो बच्चे अपने जो माँ-बाप, हम ये कहते हैं ना कि माँ-बाप को बच्चों ने वृद्धाश्रम में भेज दिया। लेकिन उन माँ-बाप का क्या, जब उन्होंने बच्चों को 5th क्लास के बाद से ही डे बोर्डिंग में भेज दिया, फिर बोर्डिंग में भेज दिया और फिर विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। इसलिए भेजा कि बेटा तुम वहां जाओ और अपनी संस्कृति भूल जाओ, अपने संस्कार भूल जाओ और वहां के जाके संस्कृति को अपना लो। तो जब आप अपने ही बेटे को भारत की संस्कृति से दूर करोगे तो ये भारत होगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपने प्रखर जो जो एकदम निडर निडर होकर अपने विचार रख रहे हैं सर, ये मुझे बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा है और दर्शकों को भी बिल्कुल बहुत अच्छा ही लग रहा होगा सर। सर मैं अब आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगी सर कि ये जो बाल शोषण या बाल मजदूरी जो होती है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चों को छोटे छोटे मैं उम्र आपको इसलिए में बताता हूँ, मजदूरी किया जाता है। आंसर समझिए हमें। हमारी टीम में एक ऋचा जी हैं और कल भी हमारी उनसे इसी बात पे डिस्कशन हो रहा था। हम लोग जो स्लम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और जब उन बच्चों से हम ये पूछते हैं कि आज आप पढ़ रहे हो, उन बच्चों ने कभी स्कूल भी नहीं देखा है और वो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और उनको हम लोग हाइजीन वगैरह से लेके एक जनरल नॉलेज देते हैं। तो प्रयास करते हैं उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल जाए। उनसे पूछते हैं कि इतना आखिर क्या करना चाहते हो, मतलब स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो कहीं ना कहीं बच्चों का ही मतलब है कि अगर हम स्कूल चले जाएंगे तो माँ की दवाई कहाँ से आएगी? पिताजी उतना ही कमाते हैं कि खाना आ पाता है, अगर मैं कमाऊंगा तो माँ की दवाई आएगी। सो जब ये बात हुई तो उसी वक्त हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया, हम लोग एक शंभू का फार्मेसी भी खोलेंगे और आपको जान के हर्ष होगा, फ़रवरी मंथ के अंदर हमारा उद्घाटन हो रहा है शंभू का फार्मेसी के नाम से, जहाँ पे हम वृद्धों को और जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको प्रयास करेंगे कि उनको सैंपल की दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए और जो एक आम नागरिक है, जिनको दवाई में इतनी लूट होती है, वहाँ पे उन नागरिकों को मैक्सिमम जितना डिस्काउंट हो सकता है, वो डिस्काउंट उनको दिया जाए। जितने भी हमारी चैरिटेबल संस्थाएँ हैं, उनको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाए और जो कि चाहते हैं कि हम डिस्काउंट नहीं लेना चाहते हैं और वो उस दुकान से फिर भी दवाई खरीदेंगे, तो वो एमआरपी पे खरीद सकते हैं। जो प्रॉफिट अर्न होगा, उससे हमारे स्टाफ के सैलरीज़ निकलेंगी। बचे पैसे जो आएँगे, वो हमारा फंड रेज़िंग की तरह काम होगा और वो आगे हमारे सोशल वर्क में काम आएगा। जी सर। उम्मीद है सर की बातें जैसे मैंने कहा कि मैं इनसे एक-एक लाइन से ही सीख रही हूँ, तो दर्शक भी ज़रूर इसका वो उठा रहे होंगे। तो एक बार फिर से कहूँगी कि ये लाइव एक बार शेयर ज़रूर करें और सर से कुछ न कुछ सीखने को जो मिल रहा है, वो और लोग भी सीखें और सुनें। सर मैं एक चीज़ और जो मैं बाल अपराध पे आपसे कुछ सुनना चाहूँगी कि ये लगभग सिमिलर टॉपिक है मज़दूरी और बाल अपराध। लेकिन बाल अपराध क्यों हैं और बाल अपराध पे क्या संभूका फाउंडेशन कुछ कर रही है? कि फिलहाल बाल अपराध पे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जो मैंने आपको बताया ना, चाहे अपराध बाल अपराध करे, चाहे कोई बड़ा इंसान अपराध करे। अगर कोई अपराध हुआ है, तो सिर्फ अपराध मत सोचिए। अपराध के पहले घटित क्या हुआ है, तो ज़रूर बाल अपराध में सोचना चाहिए। कुछ तो ऐसा घटित हुआ होगा ना जिस वजह से वो बाल अपराध किया। कुछ तो उसने ऐसा देखा होगा, ज़रूर या तो उसके माँ-बाप के साथ कुछ ऐसा प्रताड़ना हुई होगी या उसके आस-पास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा, जिस बच्चे ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये छोटा कदम नहीं होगा और आज की तारीख में उससे भी बड़ा कदम उठ चुका है। बाल अपराध तो बहुत कम हो गए हैं, उससे बड़ा कदम हो चुका है सुसाइडल अटेम्प्ट। लोग सुसाइड करने की तरफ जा चुके हैं। आज की तारीख में बच्चों ने, माँ-बाप ने एक बच्चा पैदा करता है और फिर वो डरता है अपने ही बच्चे से
कि कल को मैं कुछ बोलूंगा या उसने कुछ गलत भी कर दिया है तो कहीं वो घर छोड़ के ना चला जाए, कहीं वो सुसाइड ना कर ले। तो ये डर क्यों हो रहा है? जी, मैं इसी पे आ रही थी सर, इसी पे मैंने जहां तक आपको थोड़ा सा जाना है कि आप हीलिंग भी करते हो सर, बहुत हाँ। अच्छे हीलर भी हो आप सर। तो मैं या फिर हमारे दर्शक कभी ऐसा फ्यूचर में सोच सकते हैं कि आप जैसे बाल अपराध है जो अब उन बच्चों को बिठा करके उनके साइकोलॉजिकल हम उनको शिक्षा दें या उनको उनकी हीलिंग करें कि नहीं ये गलत है। जैसे आपने कहा कि आजकल बच्चे, सही बात है, एक छोटी सी हम माँ बाप से एक छोटा सा मांग करते हैं कि हमें एक, बल्कि एक बैट के लिए, कभी किसी एक चीज के लिए सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। तो क्या शंभुका फ्यूचर में कुछ ऐसा करना चाहेगी कि जिससे ये बाल अपराध आपके हीलिंग से रुक सके? हम लोग के अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा हम लोग काउंसलिंग सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और हमारी नेशनल होलिस्टिक हेड है शिल्पी वर्मा, जो कि ये पूरा इवेंट्स मैनेज कराती हैं सत्व के नाम से, द रिवीलिंग वन स्टॉप होलिस्टिक सेंटर। और इसके अंदर हम हर तरीके के जो भी गरीब लोग होते हैं उनकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वृद्धाश्रमों में भी जाते हैं, वहां पे भी जाके उनकी काउंसलिंग होती है, बच्चों की काउंसलिंग होती है, गांव गांव में काउंसलिंग होती है। और हमारी शिवानी श्रीवास्तव जी हैं, जो पूरा क्रिएटिव हेड है, ये सबको क्रिएटिव देखती हैं, पूरा बनाती हैं, इसका अपलोडिंग कराती हैं। और इस चीज को हम लोग ये मानते हैं कि हर एक चीज के पीछे जो साइकोलॉजिकल सिर्फ हम बात करते हैं ना, तो इसमें हीलिंग बहुत जरूर है और बहुत काम आती है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको एक सपोर्ट मिल जाता है तो इससे हम लोगों ने देखा है बहुत बेनिफिट आते हैं। इतने बेनिफिट कि लोग की हमने जिंदगी खुद बदलते हुए देखा है। लोगों ने अपना फ्यूचर, अपने सक्सेस की स्टोरी बदली है। जी सर, मैं यही कह रही थी कि एक बाल अपराध ही नहीं, जैसे हमारे देश में डिवोर्स की भी बहुत सारे केसेस है। छोटी छोटी बातों पे आजकल डिवोर्स हो जाता है। एकदम छोटी जो बातें आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी मैंने कल कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा कि वो है तो हालांकि मजाकिया लगता है, लेकिन पति नहाता नहीं था, पति को खर्राटे आते हैं। तो मतलब छोटे छोटी चीजों पे मतलब डिवोर्स तक की बात पहुंच जाती है। तो मेरा कहना ये है कि अगर यही जो हीलिंग वाली बात या काउंसलिंग वाली बात आपने कही, तो ये चीज जैसे आपके ब्रांचेस हैं, मैंने सुना है कि ब्रांचेस भी हैं, तो ऐसा कभी फ्यूचर में हो जो हर स्टेट में जाके हर वो एक शाखा बनाया जाए और उस काउंसलिंग के लिए काम करे, चाहे वो बाल अपराध हो, चाहे वो यही डिवोर्स का हो, कुछ भी हो, मतलब जो मानसिक समस्याएं हैं उससे उसको मतलब दूर किया जा सके। जरूर हम लोग इस पे पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैक्सिमम जगहों पे हम लोग इस पे प्रयास करें कि हम लोग इस चॉइस कर सके। और हम लोग इस पे इन फ्यूचर ऑनलाइन वगैरह पे भी इसको जरूर करेंगे कि कोई अगर ऑनलाइन जोड़ना चाहे तो भी हम लोग इसके ऊपर जरूर करेंगे। और गांव वगैरह के अंदर जहाँ पे ऑनलाइन वगैरह की सुविधाएं नहीं है वहां पे भी हम लोग इसका प्रयास करते हैं। और लगभग 50 से ज्यादा हमारे साथ हीलर हमारे साथ एसोसिएटेड है, जिनके साथ हम लोग ये मिलके काम करते हैं। आपने तो डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बता दिया, खर्राटे लेना। मैं आपको उससे भी छोटा मुद्दा बता सकता हूँ। लखीमपुर का केस है, अभी लगभग 2 महीने पहले मेरे पास केस आया था। उसका जो पति है, जब फेसबुक पे महिला ने समझिएगा अपने मोबाइल से फोटो अपनी खींच के सेल्फी फेसबुक पे अपलोड की, उसने इतना बोला कि अपने हस्बैंड से कि क्या दिन भर में इतना टाइम नहीं मिला कि फेसबुक पे मेरी फोटो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों की तो लाइक करते रहते हो। तो इतने में उसके पति ने उसको इतना मारा है, आप सोच नहीं सकते। और मैंने उस जब लड़की हमारे यहाँ आई है तो मैंने देखा है कि उसके किस तरीके से खून निकल रहा था। तो ये समाज की विडंबना है। बाद में जब हमने बाद में पता किया तो पता लगा लड़का डिप्रेशन का शिकार था और लड़के के माँ बाप ने ये बात जानकारी में नहीं दी और शादी करा दी। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ सर कि हम ना मानसिक चीज़ों को, मानसिक बीमारी को बहुत छोटा समझते हैं। मतलब उसपे उसकी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारे सर में अगर दर्द है, तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे। लेकिन अगर हमारे मन में दर्द है या हमारे मन में प्रॉब्लम हो रहा है, कई तरह की विचारें हैं जिससे हम लड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। जो नहीं हमारे जाते। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा देश में जितनी भी समस्याएँ हैं, अगर हम 1% भी अगर इस बारे पे सोचें कि मानसिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हमें
परेशान कर सकती है, हमारे रिश्तों पे, हमारे बहुत सारी चीज़ों पे परेशान कर सकती है, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें उससे दूर भी हो जाएँ। सर आज आप जहाँ पे भी हैं मुझे लगता है संकल्प शक्ति के बदौलत ही हैं सर, जो मुझे लगता है आपने मुझे एक बार कहा भी था कि आप जो एक बार संकल्प करते हो वो आपको किसी तरह किसी उसमें पूरा करना ही होता है। तो आपके लिए नज़र में संकल्प शक्ति है क्या सर? संकल्प शक्ति अगर एक नॉर्मल छोटा बोला जाए ना किसी को, तो वो कहा जाए कि जैसे संकल्प बहुत हम छोटा-छोटा भी ले सकते हैं। हमारे साइकोलॉजिकल फील्ड वगैरह में और एक्सेस वगैरह में लोग बताते हैं कि आज आपने अपने लिए संकल्प लिया कि आज हम दिन भर मोबाइल को छुएँगे ही नहीं, 1 दिन के लिए। यही संकल्प देखा जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन सामने वाले के लिए असंभव है। इससे छोटा संकल्प भी होता है, आज हम दिन भर बालकनी में नहीं जाएँगे। यही बहुत छोटा संकल्प है। आज हम दिन भर शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखेंगे। मतलब संकल्प तो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन आप अपने संकल्प को कितना पूरा कर सकते हैं और आप उस संकल्प के लिए क्या करना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी है। और संकल्प शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आप संकल्प लेके और संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। सर मैं आपसे एक बार आग्रह करूँगी सर, आपने मुझे कल संकल्प पे 4 लाइनें सुनाई थी सर, तो मैं चाहूँगी कि दर्शकों को भी आप मुझे तो सुनाएँ सर। मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रही कौन सी चाल है, क्योंकि मैं तो बस सर जब जो हो सर आपने शायद अमिताभ सर की सुनाई थी सर और वो मुझे आपके अमिताभ मुँह से सुनना बच्चन। बहुत अच्छी लगी थी सर। तो मैंने कहा कि एक बार आप सुना दो मुझे तो इस समय दर्शक अमिताभ जी की एक लाइन जो याद आ रही है इस समय, जी, बिल्कुल। पा लिया तूने खुद को अगर, पा लिया तूने अगर खुद को, तो जग सारा पा जाएगा। खुद में यदि खुद को अगर ढूँढ लिया, तो ये जीवन जी जाएगा। गम की काली बदली तो तेरे जीवन में भी आएगी। गम की काली बदली तो तेरे जीवन में भी आएगी। हालातों की बेड़ियां तुझे हर रोज जकड़ती जाएंगी। पर योद्धा है, रणधीर है तू, रुक जाना तेरा काम नहीं। ना अड़ा खड़ा हो लक्ष्य पे जब तक तुझको कोई आराम नहीं। और ये नयन बड़े कातर हैं जी। पग पग पर तुझे फिसलाएंगे। कुछ पराए अपने होंगे और कुछ अपने पराए हो जाएंगे। बस डटा रहे विश्राम ना कर। ये संसार भी शीश झुकाएगा। थोड़ा धीरज रख ले पल्ले, समय तेरा भी आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। मैंने आपसे कहा दर्शकों से भी कह रही हूँ बार-बार कि मैं हर एक लाइन से सीख रही हूँ और आप भी ज़रूर इनसे कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। नहीं मैम, सर एक हम लोग जी सर। कुछ सिखाने वाले नहीं हैं, बस ये सब तो चीज़ें हैं। मतलब अगर आपको मैं बताऊँ, जो आप कल लाइन बोले थे मुझे याद आ गया। अगर जुनून हो सर पे तेरे, अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर मन में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब ये लाइन, ये माननीय अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर श्वास में विश्वास भरो और लहरों के विपरीत भाओ। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने स्वयं तुम चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना माँ की लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर मैं तो बहुत बड़ी फैन हो गई सच में सर, नहीं मैं नहीं, बहुत बिल्कुल सच में एक्चुअली मैं सर आपको बताऊं ना, लोगों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है डेस्टिनी का। तो मैं आपके मन से आता है, मैं एक लोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, पानी गिरेगा,
बारिश हुई है, तो उस पानी की बूंद का धरा पर गिरना तो निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता, ना आप ना हम ना कोई। परंतु इसमें एक परंतु आता है, जब पानी की बूंद धरा पे गिरती है तो वो गिरना तय है, मगर उसके प्रारब्ध हैं तीन। या तो गिर के खत्म हो जाएगी बूंद, परंतु अगर वो बूंद केले के पत्ते पे गिरती है तो पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, वो कपूर बन जाती है। आप गूगल करिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। जब पानी की बूंद केले के पत्ते पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सीप के मुख में गिरे तो मोती बन जाती है। तीसरा, विषधर पर जाए तो विष बन जाती है। रूप एक थे और प्रारब्ध तीन थे, तो हम को चूज क्या करना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अपने आप नए नए रास्ते मिलते चले जाते हैं। एक दरवाजा भगवान नहीं देता, भगवान हमेशा 3-4 दरवाजे देगा आपको, और जैसा आप दरवाजा चूज करोगे वैसा कर्म करोगे, फिर आगे एक नए 4 दरवाजे मिलेंगे। इसी राह पे हम लोग को आगे बढ़ना है। सर अब हमारा समय भी बहुत नजदीक जरूर आता जा जरूर रहा है, लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन, वो मेरे तरफ से और दर्शकों की तरफ से, किसकी भी जरूर। तरफ से पूछ रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। कोई अनुराग गोयल बनना चाहे तो उसकी कुंजी क्या है? मेरे ख्याल से अनुराग में कुछ भी नहीं है, और यही उसकी कुंजी है। आज की तारीख में मैं यही मानता हूं, मैं खुद कुछ भी नहीं हूं। मेरे को ना कपड़ों का शौक है, ना किसी से एक्सपेक्टेशन है। मेरे को कोई शौक नहीं है, और मेरे को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैं आज सांसें ले रहा हूं, कल लूंगा भी कि नहीं। मुझे ये भगवान से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर रात में सो और ये सोच के सो कि ये अंतिम रात है मेरी, तो आप अनुराग गोयल जरूर बन सकते हो। लोग भगवान से मांगते हैं कि उनको उम्र मिले, हम भगवान से मांगते हैं कि आज का रात जो बीते, अगर कल सुबह भी ना उठाओ तो भी ये अंतिम रात है, तो मुझे आज तक की रात देने के लिए आपका शुक्रगुजार हूं मैं। आप हमसे जुड़े सर, ये हमारा सच में, मैं राब्ता के एसटीएम की टीम को बहुत बहुत, शिवम सर और शुभ्रा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे ऐसी शख्सियत के सामने मतलब बिठाया है, जो मैं प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, और कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सर आपका भी। और जाते जाते सर आपसे कुछ मैं सुनना चाहूंगी सर, आपका कुछ कुछ भी फेवरेट जो आपका हो, एक बार आप मुझे जरूर सुनाएं सर, और दर्शक भी सुनना चाहेंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि आपके बोलने से ना सर, मतलब एक वैसी वाली फीलिंग आती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। एक जैसे मोदी सर कहते हैं यू कैन डू, तो हम लोग आ जाता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, वैसे ही लगता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो मैं सुनना चाहूंगी सर आपसे मैं एक। सुनाने से पहले आपको एक लाइन और बताता हूँ, क्योंकि एक चीज समझ में आ रही। आपने पूछा था ना अनुराग गोयल कोई कैसे बन सकता, जी तो सर। हमने कहा ना कि आप कुछ नहीं है तो ही आप अनुराग बन सकते हो। ये सीख मैंने कहां से सीखी, हनुमान चालीसा में हनुमान जी कहते हैं, प्रातः लेहि जो नाम हमारा, तहे दिन मिले ना आहारा। प्रातः काल जो हनुमान जी का नाम भी ले ले, उसे दिन भर आहार तक नसीब नहीं होता। तो ऐसे जो आप हमारे ईष्ट हैं, तो आपको और क्या चाहिए? तो आप अपना नाम भूल जाओ तो भगवान आपके साथ है। और रही बात अब आखिरी एक रचना, तो मैं फिर भी अमिताभ बच्चन की जरूर पढ़ना चाहूंगा। मैं अमिताभ बच्चन जी के लेखिका का बहुत बड़ा फैन हूं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरा वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ ना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल दे, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी।
जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चुनार उड़ा ले, चुनर उड़ा के ध्वज बना ले, चुनर उड़ा के ध्वज बना ले, गगन भी कप कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना ले, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। मुझे लगता है जो आपने कई क्वेश्चन बीच में पूछे थे उसमें मैंने शायद इसमें सबके आंसर दे दिए। बिल्कुल सर, सही कहा सर। तो मेरे ख्याल से हम लोग बस चल रहे हैं और इसी चीज में हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए और हम लोग को कभी डरना नहीं चाहिए और जो भी है उसको सामना करना चाहिए। और अगर हम लोग डर जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे और जो हारता है वो जीतता कभी नहीं है। और ये भी सच्चाई है, जो एक बार हारेगा वही कभी जीतेगा और फिर वही इतिहास रचेगा। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये नाम देश के सितारे हैं, लेकिन ये ऐसे सूरज को लाते हैं जो हर ऐसी जगह अपनी रोशनी पहुंचाते हैं जहां दीपक भी जाने को से कतराता है। तो अनुराग सर उसी तरह के एक सूरज हैं। तो अनुराग सर पे बस 2 लाइन है जो मैंने लिखी थी। तो नहीं कुछ फर्क तुझको है यहाँ करना वहां करना, नहीं कुछ फर्क है तुझको यहाँ करना वहां करना, तू सूरज है तेरा है काम रोशन ये जहां करना। तू सूरज है तेरा है काम रोशन ये जहां करना। तो अनुराग सर से अब मैं विदा लेना चाहूंगी और उम्मीद है कि अनुराग सर से जो भी हमने सुना वो हम सीख के कुछ, अगर 1000 करोड़ अनुराग नहीं तो एक अनुराग या एक मतलब थोड़ा सा भी कुछ अगर हम कर सकें तो शायद इस प्रोग्राम का वो सफल हो जाएगा। और शंभुका फाउंडेशन शो को ओवर करने से पहले मैं एक आपको दुआ ये देना चाहूंगा कि अगर 135 करोड़ जनसंख्या है तो ये 135 करोड़ लोग सफल बने और ये सारे लोग आपके मंच पे जरूर आए। और आखिरी में मैं कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ, तो बस इतना कहूंगा अपने लिए, औरों को जो भी मिला, औरों को जो भी मिला वो उनका मुकद्दर से मिला, औरों को जो भी मिला वो उनके मुकद्दर से मिला, मगर मिला जो मुझे वो मेरे मुकद्दर ही तेरे दर से मिला। ये लाइन मैं अपने कृष्ण जी को समर्पित करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलके सच में सर आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। और एसटीएम की पूरी टीम के ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। और मैं दर्शकों से ये फिर से एक बार अनुरोध करना चाहूंगी कि इस लाइव सेशन को प्लीज शेयर जरूर करें और अनुराग सर को एक बार सुने कम से कम, ताकि सुनने से एक शंभुका क्या देश में ऐसे शंभुका का निर्माण हो जिससे लोगों का भला हो। और मैं फिर विदा चाहूंगी आपसे और अनुराग सर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।